वेलकम बैक रॉकर्ड। स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, तभी आपको ये सुंदर सी वेब सीरीज समझ में आएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिंग टैन खूब जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहा था और उसके मूवमेंट्स को देखकर जाओमी और मिया बड़ी दंग रह गई थी। उन्हें लगा कि शायद इसने पहले भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है। अब फेंग्यू मिंग टैन को ट्रेन करने वाली है। तब बायूनो स्वेटर मफलर वगैरह पहनकर वहाँ पर आ जाता है। अब मिया पूछती है कि तुम्हें तो तेज बुखार था ना, फिर यहाँ क्यों आए? अब बायूनो आंख मारकर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड यहाँ है तो मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड भी तो यही है, इसलिए मैं दोनों पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो फेंग्यू से उसे भी ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फेंग्यू मना कर देती है कि इतनी बुखार में ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। नहीं फेंग्यू, मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। ये कहते कहते उसका मुंह लाल होने लगता है और वो धड़ करके नीचे गिर जाता है और फिर लेटकर इनका मैच देखता रहता है और फेंग्यू मिंग टैन को पंच करती जाती है। लेकिन मिंग टैन सिर्फ अपना डिफेंस करता है और अटैक करने का नाम ही नहीं लेता। अब सब टेंशन में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मिंग टैन अब अटैक करेगा, अब अटैक करेगा, तब अटैक करेगा, लेकिन वो आखिर तक डिफेंड ही करता रहता है। फेंग्यू उसे डांटती है कि तुम ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हें बहुत सारे चांसेस दिए थे जिसमें तुम मुझको अटैक कर सकते थे, लेकिन तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रहे हो। इस वजह से तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और हर कोई तुमको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। क्या तुम्हें दूसरे इंसान को अटैक करने में प्रॉब्लम है? और इस तरह सवाल पे सवाल करती जाती है। लेकिन मिंग टैन चुप रहता है और उस फ्लैशबैक के बारे में सोचता है जब बॉक्सिंग रिंग में उसके पापा ने अपोनेंट पर ऐसा अटैक किया कि वो उस फाइट में मारा गया। हालांकि उसके पापा ने ठीक ढंग से फाइट ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी अनजाने में उनका अपोनेंट मारा गया। फिर उसके पापा को शराब की लत लग गई और उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई और यही वजह है कि वो किसी को अटैक करने से इतना खतराता है। पर फेंग्यू उसको बहुत ही मोटिवेट करती है और कहती है कि अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो वो यही होगा कि तुम अटैक करना सीखो, अपना माइंडसेट बदलो यार। अब ट्रेनिंग के बाद मिंग टैन घर जा रहा होता है और रास्ते में अकड़ू उसको रोकता है और तंग करने लगता है। अब मिंग टैन उसको इग्नोर करके जाता है, लेकिन अकड़ू उसको नहीं छोड़ता और कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे 2 बातें करने आया था, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही अकड़ रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए? और ये कहकर वो मिंग टैन के पेट में पंच मारता है और कहता है कि सड़ा हुआ केक खाने से तुम्हारे भाई को तो फूड पॉइजनिंग हुई थी ना, वो मरा तो नहीं था जो तुम मुझको पीटने चले आए। और ये सुनकर मिंग टैन को इतना गुस्सा आता है कि उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। ओह, तो तुमको इतना गुस्सा आ रहा है? और ये कहकर वो फिर मिंग टैन को अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार मिंग टैन एकदम जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब अकड़ू चौंक जाता है और फिर से उसको अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार मिंग टैन डिफेंड करता है और उसको एक दीवार पर लॉक कर देता है और फिर अपने स्ट्रॉन्ग हाथ से एक तगड़ा पंच मारने जाता है, लेकिन अकड़ू के मुंह के पास लाकर एकदम दीवार पे पंच करता है। और तब वो अकड़ू से कहता है कि कॉलेज का रूल है कि रिंग के बाहर किसी पे अटैक नहीं करना चाहिए और इसीलिए आज मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, लेकिन बेटे याद रखना टूर्नामेंट में मैं तुमको इतनी बेरहमी से मारूंगा कि तू उठ नहीं पाएगा। अकड़ू ये सुनकर सच में डर जाता है और कोई बहाना करके वहां से भाग जाता है। और अब मिंग टैन को अपने बदले हुए एटीट्यूड पर बहुत ही खुशी होती है। वो खुद को चीयर करता है कि इस फीलिंग के लिए वो हमेशा तरसता रहा। दीवार में पंच करने से उसके हाथ पर चोट आई होती है, लेकिन फिर भी अपनी नई फीलिंग को लेकर वो सारा दिन बहुत ही खुश नजर आता है। अब अगले दिन ट्रेनिंग के वक्त मिया उसके हाथ में बैंडेज देखकर पूछती है कि ये चोट कैसे लगी? तो मिंग टैन कहता है कि काम करते वक्त कुछ लग गया था, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। फिर जाओमी कहती है कि मुझे लगता है टूर्नामेंट में फाइट ना करने के लिए तुम कोई बहाना ढूंढ रहे हो। मिंग टैन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और कहता है कि ऐसा नहीं है सीनियर, ये छोटा घाव भी मेरी परफॉर्मेंस में मेरी मदद करेगा, आप देखते रहना। आप लोग मुझको इतना मोटिवेट करते हैं तो मैं बहाने क्यों ढूंढूंगा? डोंट वरी, मैं आप सबकी ट्रेनिंग बेकार नहीं जाने दूंगा। फिर लंच टाइम में सब मिलकर खा रहे होते हैं कि उनकी मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि डांस पार्टी के लिए सबको अपनी बेस्ट ड्रेस पहन कर आना होगा, प्लीज कोई भी अपने यूनिफॉर्म में मत आना। फिर मैसेज को देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन फेंग्यू डांस से ज्यादा ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देती है और मिंग टैन की ट्रेनिंग जारी रखती है। अब इस बार भी वो मिंग टैन को इतना मारती है कि वो नीचे गिर जाता है। अब रिंग के बाहर मिया डांस पार्टी के दिन को खुशी खुशी कैलेंडर पर मार्क कर रही होती है। जाओमी कहती है कि इतना मत उछलो, उसके 1 हफ्ते बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। और सब दोनों देखती हैं कि मिंग टैन नीचे गिर गया है। अरे ट्रेनिंग के नाम पर उससे मार डालोगी क्या? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर मिया फेंग्यू को अटैक करने जाती है, लेकिन जाओमी उसको रोककर कहती है कि ओवर एक्टिंग मत करो, वो ट्रेन कर रही है उसको, तुम अपना काम करो। और तब तक मिंग टैन भी हिम्मत करके उठ जाता है। अब फेंग्यू फिर एक बार उसको अटैक करने लगती है। अगले शॉट में बायूनो एक फैशन डिजाइनर से मिलने आता है, लेकिन इसने डांस पार्टी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया होता है और पार्टी के लिए ड्रेस डिजाइन करवाने यहाँ पर आया हुआ है। वो डिजाइनर से कहता है कि मुझे एकदम हाई क्वालिटी का और एक सुपर्ब ड्रेस चाहिए जिसको देखते ही मेरी क्रश मुझ पर फिदा हो जाए। वो बायूनो को फेदर से बना हुआ एक ड्रेस दिखाकर कहता है कि इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल रॉयल फैमिली के लगोगे। अब बायूनो कहता है कि मुझे कोई रॉयल नहीं बनना, मुझे ऐसी ड्रेस दिखाओ जिसमें मैं हैंडसम लगूं।
अब डिजाइनर उसको एक शानदार ड्रेस दिखाता है। बयूनो उसको पहनकर मन ही मन एक डांस मूव करके देखता है, लेकिन डिजाइनर कहता है कि ये तुम्हें सूट नहीं करता। अब इस बार वो दूसरी ड्रेस पहनकर फिर से डांस करके देखता है और कहता है कि ये तो किसी कंसर्ट में जाने की ड्रेस लगती है, मुझे तो डांस पार्टी की कोई ड्रेस दिखाओ। और अब की बार डिटेक्टिव जैसी ड्रेस पहनकर वो फिर डिजाइनर को डांटता है और कहता है कि मुझे कोई ऐसी ड्रेस दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं पहनी हो। और जब डिजाइनर अगली ड्रेस दिखाता है तो बयूनो खुशी से पागल हो जाता है। फिलहाल तो हमें वो ड्रेस नहीं दिखाते हैं, लगता है डांस पार्टी में पता चलेगा। अगले सीन में मिया मिंग टैन के लिए एक नई ड्रेस खरीद कर लाती है। तुम डांस पार्टी में यही पहनना, बहुत हैंडसम लगोगे, ये कहकर वो उसको ड्रेस देती है, लेकिन मिंग टैन उसको लेने से संकोच करता है। तो वो कहती है कि यार मुझे पराया मत समझो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, अगर तुम ये लोगे तो मुझको बहुत ही खुशी होगी। पर मिंग टैन कहता है कि आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं और मेरे घर आकर मेरे भाई बहन के लिए भी आपने काफी अच्छा खाना बनाया। फिर उस दिन मेरे भाई को हॉस्पिटल भी आप ही लेके गई, वरना पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होता। ऊपर से मेरे पार्ट टाइम जॉब में आपने मेरी बहुत ही मदद की थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बदले में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, इसलिए प्लीज आप ये ड्रेस रख लीजिए और मुझे कल ही सैलरी भी मिली है, मैं कर लूंगा। ये कहकर वो कुछ पैसे निकाल कर मिया को देता है। अब मिया लेने से इनकार कर देती है, लेकिन मिंग टैन कहता है कि आप नहीं लेंगी तो मुझको बहुत ही बुरा लगेगा, ये ज्यादा तो नहीं लेकिन आप ये रख लेंगी तो मुझको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये सुनकर मिया को लेना ही पड़ता है क्योंकि वो किसी भी हालत में मिंग टैन को हर्ट नहीं करना चाहती। अब मिंग टैन को खुशी होती है और वो वहां से चला जाता है। तब उसे प्रिंसिपल का मैसेज आता है और वो तुरंत उनसे मिलने जाता है। वहाँ प्रिंसिपल सर एकदम टिप टॉप कोट सूट में रेडी खड़े होते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, उस पास वाले कॉलेज के प्रिंसिपल से तो अच्छा लग रहा हूँ ना। अब मिंग टैन कंफ्यूज होता है कि क्या इन्होंने ये पूछने के लिए मुझको यहाँ पर बुलाया, वाह। लेकिन वो कहते हैं कि सर आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फिर वो पूछते हैं कि तुम कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो। सर मेरे पास ऐसी अच्छी ड्रेस तो है नहीं, ऊपर से कुछ दिन में टूर्नामेंट भी होने वाला है, इसलिए मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, डांस पार्टी में मैं नहीं आना चाहता। अब प्रिंसिपल शॉक होकर कहते हैं कि ये डांस पार्टी तुम्हारी वजह से तो हो रही है, इसलिए तुम्हें इसमें जरूर आना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इस तरह की ड्रेस नहीं होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस बनवाई है। अब ये सुनकर मिंग टैन को बहुत ही खुशी होती है और अपने प्रिंसिपल के लिए उसके दिल में बहुत ही इज्जत बढ़ जाती है। फिर डांस पार्टी का दिन आता है और हर तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही होती हैं, सब अपना अपना मेकअप कर रही होती है। मिया ने बहुत ही अच्छा मेकअप किया होता है और बाकी लड़कियां उससे उसकी खूबसूरती का राज पूछती रहती हैं। इस पर वो कहती है कि मैंने तो बहुत ही कम मेकअप लगाया है, बाकी तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। फिर वो मुड़कर जामी को देखती है तो हो बहुत ही डर जाती है। इसको देखकर तो सच में हमें भी डर लग रहा है, आज तक जाओमी ने कभी मेकअप नहीं किया होता है। अब मिया कहती है कि तुम डांस पार्टी जा रही हो या फिर हॉरर फिल्म की एक्टिंग करने वाली हो, इस तरह तो तुम दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को टूर्नामेंट से पहले ही हरा दोगी। और ये कहकर वो जाओमी की मदद करने लगती है। और तब प्रिंसिपल और मिस्टर वैंग उनकी क्लास में आते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने डांस पार्टी अरेंज की, वरना ये लड़कियां तो भूल ही गई थी कि ये लड़कियां हैं। इस पर मिस्टर वैंग को बहुत ही रोना आता है। प्रिंसिपल उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं इतने इमोशनल मत हो मिस्टर वैंग। फिर मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो बात नहीं है सर, मुझे तो इस लड़की जाओमी की फिक्र हो रही है, देखिए उसने अपना क्या हाल बना लिया है। ठीक है मिस्टर वैंग, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब डांस पार्टी शुरू होने वाली है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कुछ देर में पास के कॉलेज से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, उनका स्वागत करने के लिए सब तैयार रहना और मिस्टर वैंग आप स्टूडेंट्स का ध्यान रखना। ये कहकर प्रिंसिपल चले जाते हैं और मिस्टर वैंग तलवार की तरह अपना मेटल डिटेक्टर निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक मार्शल आर्ट कॉलेज है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी तरह का वेपन अंदर लेके जाए, इसीलिए सबको स्कैन करके ही अंदर जाना पड़ेगा। अब स्कैनिंग होने लगती है और दो स्टूडेंट्स के अंदर जाते ही अलार्म बजने लगता है। एक लड़की के पास तलवार होती है तो मिस्टर वैंग पूछते हैं कि अरे ये किस खुशी में लेके जा रही हो। वो बताते हैं कि सर ये मेरा डांस पार्टनर है। अब मिस्टर वैंग कहते हैं कि वाह ये डांस पार्टनर है, अरे कब सुधरोगी तुम। फिर वो तलवार को ले लेते हैं। दूसरी लड़की के पास एक अलग ही वेपन होता है तो मिस्टर वैंग के पूछने पर वो बताती है कि सर डांस के बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, इसलिए इसको लेकर आई हूँ। अरे ये लड़कियां तो मेरी जान लेकर रहेंगी, ये सोचकर वो सभी के वेपन छीनने लगता है। अब पार्टी की शान सबकी जान मिया वहाँ पर आती है और वो इतने क्यूट दिखती है कि सबकी नजर उसी पर होती है, लेकिन वो पंच करने का एक वेपन भी लाई होती है। अरे तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा, ये कहकर मिस्टर वैंग उसे भी छीन लेते हैं। अब एक एक करके लड़की अंदर आने लगती है और इनके पास से जो वेपन्स बरामद हुए हैं इनको देखकर तो लगता है कि ये लोग डांस करने नहीं बल्कि पास के कॉलेज स्टूडेंट्स को खत्म करने आई है। फिर कुछ ही देर में दूसरे कॉलेज से भी स्टूडेंट्स और उनके प्रिंसिपल आने लगते हैं। अब ये सब उनका स्वागत करते हैं। तब जाओमी आती है। मिस्टर वैंग तंग आकर कहते हैं कि कम से कम आज तो लड़कियों वाली ड्रेस पहन लेती। जाओमी कहती है कि सर मुझे तो यही अच्छा लगा, इसमें बुरा क्या है, और ये कहकर अंदर चली जाती है। तब बयूनो आता है, उसने बैंड मास्टर जैसी ड्रेस पहनी होती है। अरे यार यही ड्रेस लेने तुम फैशन डिजाइनर के पास गए थे क्या। लेकिन सभी लड़कियां उसको देखने लगती है और अंदर आकर वो मिया से पूछता है कि हाँ मैं कैसे लग रहा हूँ।
हाँ, हमेशा की तरह आज भी तुम जोकर ही लग रहे हो। और तब फेंग्यू की एंट्री होती है। उसने एक बहुत ही अच्छी ब्लैक ड्रेस पहनी होती है। अब तीनों मिंग टैन की राह देख रही होती है। फिर ऑडिटोरियम में दोनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल स्पीच देते हैं कि दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपस में फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। आप लोगों की दोस्ती के लिए ही हमने ये डांस पार्टी रखी है, इसीलिए सब मिलकर आज की शाम इस पार्टी को खूब एंजॉय करो। अब इसके बाद लाइट्स ऑफ और डिस्को लाइट्स ऑन कर दिए जाते हैं। इतने में लव सॉन्ग बजने लगते हैं और सब डांस में मस्त हो जाते हैं। तब मिंग टैन अंदर आता है और सब उसको ही देख रहे होते हैं। कोट सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। मिया और ज़ाओमी कहती हैं कि हमें लगा तुम आओगे नहीं, तो मिंग टैन कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन प्रिंसिपल सर ने मुझको पर्सनली बुलाकर यहाँ आने को कहा था। उन्होंने मुझे ड्रेस भी दिलवाई थी। अब मिया उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। चलो हम दोनों डांस करते हैं, ये कहकर वो मिंग टैन को अपने साथ बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझको तो डांस ही नहीं आता। अब इसी बीच ज़ाओमी फेंग्यू की फीलिंग समझ जाती है और मिया को खींचकर दूर लेके जाती है। इतने में बयूनो उन दोनों को डांस करने लेके जाता है। अब मिंग टैन और फेंग्यू एक दूसरे को देखकर बड़ी अच्छी स्माइल करते हैं और इस तरह बाकी लोग डांस पार्टी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर में मिंग टैन एक और जाकर खड़ा हो जाता है और फेंग्यू भी अब अकेली खड़ी रहती है। तो मिंग टैन को अकेला खड़ा देखकर मिया उसके साथ डांस करने के लिए भाग जाती है और ज़ाओमी फेंग्यू को इशारा करती है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, मिंग टैन के पास जाओ। लेकिन फेंग्यू शर्मा कर वहीं खड़ी रहती है। हे भगवान, इसका सारा काम मुझे करना पड़ेगा, ये कहकर ज़ाओमी फिर से मिया को मिंग टैन से अलग करके लेके जाती है। अब एक और फेंग्यू तरस रही होती है कि ये मुझे डांस करने क्यों नहीं बुला रहा, और वहाँ मिंग टैन भी इसी कंफ्यूजन में होता है। और तब मिंग टैन के पास दो स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि मैं फेंग्यू को डांस करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। दूसरा कहता है कि तुम कहोगे तो वो आ जाएगी क्या, वो किसी के साथ डांस नहीं करना चाहती तभी तो अकेली खड़ी है। और इनकी बातें सुनकर मिंग टैन को लगता है कि अगर वो फेंग्यू को बुलाएगा तो वो जरूर मना कर देगी। और इस तरह फेंग्यू और मिंग टैन एक दूसरे के बारे में ये सोचकर खड़े रहते हैं। दूसरी ओर जियाओ फेंग ज़ाओमी को चिढ़ाती है कि इस तरह बॉयज की ड्रेस पहनोगी तो कौन तुम्हारा पार्टनर बनेगा। अब ज़ाओमी कहती है कि गर्ल्स ड्रेस में तुमने कौन सा तीर मान लिया, तुम भी तो अकेले घूम रही हो। अब जियो फेंग शर्त लगाती है कि हम दोनों यहीं वेट करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले किसको पार्टनर मिलता है। ओह, ये बात है, तो मैं भी चैलेंज के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर ज़ाओमी भी उसके पास खड़ी हो जाती है। अब जियो फेंग सोचने लगती है कि अगर पता होता कि ये नौबत आने वाली है तो मैं अपने साथ दो जूनियर्स बॉयज को जरूर लेके आती। और ज़ाओमी भी सोचती है कि कोई लड़का आ जाए यार, मेरी लाज बच जाए बस। और तब वहाँ पर सुनहाओ आता है और स्माइल करके ज़ाओमी को डांस के लिए इनवाइट करता है। जियो फेंग जलकर राख हो जाती है। तभी ज़ाओमी सुनहाओ को कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो सारी रात तुम्हारे साथ डांस करने को तैयार हूँ। और इस तरह जियो फेंग को चिढ़ाकर वो सुनहाओ के साथ चली जाती है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं और तभी पास खड़ा एक लड़का सुनहाओ से पूछता है कि गुरु, क्या आपको कोई लड़की नहीं मिली जो आप इस लड़के के साथ डांस कर रहे हैं। और ये सुनकर तो ज़ाओमी भड़क जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं क्या तुमको लड़का दिखती हूँ, हैं? चुपचाप अपना डांस कर ले, वरना चलने के लिए भी पैर नहीं बचेंगे, समझ ले। और इससे सुनकर वो चुप हो जाता है। इस पर सुनहाओ को हंसी आ जाती है, तो वो कहती है कि और तुम क्या हंस रहे हो, क्या मैं सच में लड़का लगती हूँ? सुनहाओ कहता है कि शायद दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मेरे साथ एक एंजल डांस कर रही है। और इस क्यूट डायलॉग के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर मिंग टैन और फेंग्यू ने मिलकर डांस किया या यूं ही कंफ्यूजन में एक दूसरे के लिए खड़े रहे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज इतनी पसंद क्यों आ रही है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।